गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी बच्चे ने पूछा है, सेवा और शासन में क्या फर्क होता है। अब देखो भाई, शासन का मतलब होता है आदेश देना और सेवा का मतलब होता है आदेश का पालन करना। शासक मालिक होता है और सेवक तो स्वाभाविक रूप में आदेश को मानता है। इसे शासक और सेवा में फर्क तो होता ही है। किसी ने कहा, नेता समाज की सेवा करते हैं या समाज पर शासन करते हैं। यदि सेवा करते हैं तो शासन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। मेरे बच्चे, ये सब बड़े विवाद के विषय हैं और हकीकत की बात यह है, जिस अंग्रेजी शासन से सत्ता हमने संभाली, लोग तो बदल गए, विचार नहीं बदला। अंग्रेज हमारे ऊपर शासक थे, वही सिस्टम हमने अपने ला दिया। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि संविधान की जो सेवा करेगा, लेकिन लोगों का नजरिया बदल देना एक दिन में होगा। अच्छा, हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है, हमारा समाज ऐसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। हमारे समाज में जो भी थोड़ा प्रभावशाली होता है वो कमजोर आदमियों को ठांसना शुरू कर देता है। ये परिवार से शुरू होता है सिलसिला। बापू बड़े बेटे को मारेगा, बड़ा बेटा उससे छोटे को पीटेगा, उससे छोटा, और जब वो बेटा अगर आईएएस अधिकारी बन जाएगा तो सबको पीटेगा। ये समाज का फर्क है, ये विचार का फर्क है। और आप देखेंगे नियम बनाने, संविधान बना देने से, हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, हमारा स्वभाव लोकतांत्रिक नहीं है। यही मूल समस्या है। हम स्वभाव से तानाशाह हैं। हम का मतलब सब लोग। आप क्लास करके जा रहे हैं, यही तो लोकतंत्र की बात आप करनी है। लोकतंत्र पढ़ लेना, लोकतंत्र के आचरण को लगा देना। अब संसद में देखो जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये लोकतंत्र संविधान में है या लोगों के जीवन में है। कहाँ लोगों के जीवन में है, देखो करे, कमाल की बात हो गई। अरे मेरे बच्चों, देखो लोकतंत्र का मतलब क्या है। मैं आपसे पूरी जीवन असहमत रहूंगा कि आपके खाने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से, लेकिन आपकी स्वायत्ता में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपके अलग खाने पहनने का मैं सम्मान करूंगा। ये डेमोक्रेसी है। और हम क्या सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वैसे देखा, जैसे मैं हूं वैसी पूरी दुनिया हो जाए। मैं वेजिटेरियन हूं तो पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए। मैंने ऐसे कपड़ा पहन लिया, पूरी दुनिया ऐसे कपड़ा पहन ले जाए। ये तानाशाही मानसिकता है। मतभेदों को सम्मान करिए, अलगाव को स्वीकार करिए। ये डेमोक्रेटिक मेंटेलिटी है। आप क्लास कर गए और आपके छोटे भाई बहन ने कहा, क्या बहना समय बर्बाद कर रही हो, नौकरी वोकरी करती कुछ मुझे पैसा देती, ये किस चक्कर में लगी हो, पीटी मेंस, तुम्हारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। आपने एक चाटा मारा, गुस्से में पहले से थी, पीटी फेल हुए थे, उसने पारा बढ़ा दिया। लोकतांत्रिक व्यवहार है या अलोकतांत्रिक व्यवहार है? अलोकतांत्रिक व्यवहार। इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक व्यक्ति को, किसी पति को अपनी पत्नी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। अलोकतांत्रिक व्यवहार है ये। हिंसा किसी पर भी नहीं करनी चाहिए बच्चों। असहमतियां विचारों से होंगी या हाथ पांव चलाओगे। लोकतंत्र में जीभ चलनी चाहिए या मसल पावर चलनी चाहिए? जीभ, लेकिन उसमें भी संयत, सम्मानपूर्वक। इसलिए लोकतंत्र में विपक्षी का मतलब जानते हो क्या होता है? हर चीज सैद्धांतिक है। विपक्ष का मतलब है कि वैकल्पिक आवाज, एक वैकल्पिक नीति, एक वैकल्पिक विधान। विपक्ष का मतलब विरोधी नहीं होता है, विपक्ष का मतलब दुश्मन नहीं होता। और हमारे यहाँ तो अजीब सी प्रवृत्ति है। और विपक्ष का दायित्व क्या है? भाई सरकार निर्वाचित है तो उसका सम्मान करे। और सत्ता पक्ष का दायित्व क्या है? विपक्ष का सम्मान करे। वही मेंस में इन्हीं सब बातों से सवाल पूछे जाते हैं। जो हो रहा है उस पर एक आपकी राय होनी चाहिए। आप हमेशा देखो, हमारे एग्जाम में हमेशा बड़ा डायनेमिक एग्जाम होता है। एग्जामिनर हमेशा एक कदम आपसे आगे रहता है। वो चाहता है कि आप जो हो रहा है उसका उत्तर मुझे दीजिए। रटी रटाई बातों को पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता वो, मेंस में बिल्कुल नहीं। जैसे हर विषय आपका काम का है, हर चीज़ का उत्तर सैद्धांतिक होना चाहिए। एक आम व्यक्ति से तो आपका उत्तर अलग होना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति का। अब इसलिए विपक्ष का नेता हमारे यहाँ पहली बार 10 साल के बाद बना,
तो हो सकता है कल मेंस में यही पूछ दिया जाए, लोकतंत्र में विपक्षी दल के नेता क्या भूमिका होती है। तो विपक्षी दल क्यों है? सदन को सही रास्ता दिखाने के लिए, सदन को बाधित करने के लिए। विपक्षी दल क्यों है? आलोचना करने के लिए, सकारात्मक आलोचना करने के लिए। सकारात्मक आलोचना। विपक्षी होना भाई, और विपक्षी मूल मान्यता क्या है? क्योंकि हमें भी अपनी बात कहने की आज़ादी है। विपक्ष क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सत्ता पक्ष जो सरकार में है वही एकमात्र सच है। ये बात ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी की मूल मान्यता है एक व्यक्ति परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, दूसरों की बात कहने का मौका दीजिए। और यहाँ तो पता चला कि हमने कह दिया, भाषण दे दिया, उसके बाद अब सरकार का भाषण हो रहा है तो हमने हंगामा कर दिया। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। हमें किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करना, हमें सिद्धांत की बात करनी है। तो ये एक तरीका है। तो आपने जो सवाल पूछा, इसलिए बच्चों अब ये सिद्धांत कहाँ से पढ़ाएं, ये विचार कहाँ से पढ़ाएं। लेकिन अभी मैं आशावादी हूँ कि आप जैसे युवा लोग आगे चल के देश का भविष्य देखेंगे। और याद रखना, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भाव कितना बढ़ जाता है। देख रहे हो अन्नामलाई पॉलिटिक्स में आए हैं, कितना हाई प्रोफाइल आदमी है। अरे भाई, जो आईएएस अधिकारी अगर पॉलिटिक्स में चला जाता है तो पंडियन उड़ीसा, केजरीवाल दिल्ली, प्रोफाइल देखो, नाम के आगे 3 अक्षर लग जाता है, जीवन चेंज हो जाता है, 7 पुश्तें बदल जाती हैं बिना कौन से बाबा हैं, बिना बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। नहीं जाके जाओगे पूड़ी खाने और पता चला बाबा भाग जाएंगे, बाकी पूड़ी खाने वाले सब लुटपुट हो गए। विधि के शासन को ही संविधानवाद कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कल देखे फिर शब्दों पर जोड़ दिया था, आराम से आप देख लीजिए। जिसे सीमित शासन कहते हैं, शब्दों पर कभी कठिनाई जो मैं लिखवा रहा हूं तो एक बार पूछ लीजिए। एक ही बात को एग्जामिनर बार बार इधर उधर करके पूछता रहता है। जिसे हम विधि का शासन कहते हैं वही संविधानवाद है, जिसे हम संविधानवाद कहते हैं वही संवैधानिक सरकार है, जिसे संवैधानिक सरकार कहते हैं उसी का नाम सीमित शासन है। चारों का मतलब एक ही है। ये बात स्पष्ट है। और अभी आर्टिकल 14 आएंगे, फिर वही बात रिपीट कर देंगे। किसी ने कहा समाज के लिए भूभाग का होना अनिवार्य नहीं है, यह समझ में नहीं आया। देखिए, सामान्यतः भूभाग है तो कोई समाज रहता ही है, लेकिन आप समाज को भूभाग के दायरे में नहीं बांध सकते। जैसे कि कई समाज है, तबलीगी जमात पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस्कॉन के अनुयायी, इस्कॉन एक कम्युनिटी ही तो है। एमिटी विश्वविद्यालय एक समुदाय है। एमिटी विश्वविद्यालय के ब्रांचेस दुनिया में आजकल बहुत सारी जगह फैली हुई है। इसलिए कहा जाता है समुदाय की शाखा एक ही जगह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य का तो भूभाग है, समुदाय का भूभाग होना आवश्यक नहीं है। अब आगे लिख लीजिए। अंतिम बेसिक बात बता दें, डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू कर देंगे। देखिए, अब आपका सवाल है कि जहां ब्रिटेन में संविधान नहीं है, संविधानवाद कैसे है? तो इसका उत्तर यह है, देखिए, संविधान ब्रिटेन में नहीं लिखा गया। ब्रिटेन में संविधान, अभी भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ब्रिटेन की बात हम बार बार करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे संविधान को विश्व के संविधान से कंपैरिजन भी है, तो हम ब्रिटेन की बात बार बार करेंगे। ब्रिटेन में संविधान नहीं लिखा गया, यानी हमारे यहाँ संविधान सभा बनी है, संविधान सभा के द्वारा बाकायदा संविधान लिखा गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए। उसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद बने, यानी बाकायदा उसके 309 सदस्य निर्वाचित थे। तो ये सारी कितनी समितियां थी। तो हमारे यहाँ जो घटना हुई इंग्लैंड में कभी नहीं हुई, अमेरिका में ऐसा हुआ था। अब आप कहेंगे इंग्लैंड में अगर संविधान ही नहीं है तो संविधानवाद कैसा है? तो पहली बात है, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है पहला। लेकिन आप जानते हैं कि वहां लिखा क्यों नहीं गया? अच्छा, आप क्या चीज लिखते हैं, क्या नहीं लिखते? एक बात याद रखिए, कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है। मैंने कहा बच्चे कुछ बात भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए याद नहीं हो रहा है, दिल लगी नहीं कर पा रहे हो। जिससे दिल लगी करोगे वो मन में बैठ जाएगा।
किताब हो चाहे कोई मानव हो। तो इंग्लैंड के लोगों के दिमाग में, दिल में संविधान बस चुका है, और जब संविधान दिल और दिमाग में बस जाए तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आदत में ही संविधान चलता है। उसका एग्जाम्पल आपको बता दें, ऋषि सुनक अभी तो चुनाव हो भी रहा है। ऋषि सुनक से कहा गया कि आप ऐसा चुनाव में ऐसे भाषण दीजिए, झूठ मूठ के वादे करिए। उनका नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये ब्रिटिशर्स के कैरेक्टर में है। देखिए, हम तो बड़ी आलोचना की करते हैं, हमारा खून पिया था, हम भी सोने की चिड़िया थे दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम सोने की चिड़िया थे, लेकिन आज कबूतर बन गए तो किसका परिणाम था? मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं तो एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये विटामिन कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, उपनिवेशवाद का परिणाम है। क्या मतलब? हमने कहा आप नहीं समझ पाएंगे, आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपको तो केवल विटामिन ए बी सी पढ़ाया गया है। ये तो एक नज़रिया है। ब्रिटेन के लोग केवल खून चूसने से महान बनते, 75 सालों से तुम्हारा खून चूस नहीं रहे ना, अफ्रीका से चले गए। अफगानिस्तान 1000 साल से वैसे पड़ा हुआ है, खून चूसने से बड़े बने हैं अपने कैरेक्टर से। याद रखिए, ब्रिटिश वासी का मतलब है नैतिकता। आप कभी ब्रिटेन में जाके देख लीजिए, पॉलिटिशियन झूठ नहीं बोलता, और सदन जब चलेगा तो एक आदमी खड़ा होगा, दूसरा बैठ जाएगा, और हमारे सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी एथिक्स तुमने पढ़ा है? पढ़ोगे आगे चल के। ब्रिटेन का आदमी एथिक्स का जीता जाता एग्जाम्पल है। अब देखो, हमारे चुनाव में ठेठ झूठ, कभी कोई कह दे गरीबी हटाओ, कभी कोई कह दे अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी संविधान खतरे में है। ये बताओ, झूठ पे चुनाव जीता जाता है, सच पे, झूठ पे? क्या फर्क है ये? इंग्लैंड में यही बात तो नहीं की जाती। इंग्लैंड में, अब याद रखिए, मानव विवेकशील है। आप इतने अच्छे से बैठे हुए, बताओ इतने युवावस्था में। अरे मेरे बच्चों, कई बार हम धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, सेल्फ रेगुलेट होते रहते हैं। बताइए, यहां मेरे पास कोई डंडा है क्या? आप रेगुलेट क्यों हो? क्योंकि आप अच्छे हो। ऐसे ही मानव का मूल स्वभाव, जब लोग ही अच्छे होंगे तो उनको विधि संविधान बताने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने परंपराओं में देख लिया है कि परंपरा में यही हमें काम करना है। इसलिए इंग्लैंड में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन दुनिया में उससे ज़्यादा अधिकार लोग कहीं प्रयोग करते नहीं। फंडामेंटल राइट का अध्याय ही नहीं, संविधान ही, फंडामेंटल राइट कहाँ से आएगा? इंग्लैंड में क्या कमाल का देश है, परंपराओं को छेड़ा नहीं। इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां महारानी या महाराज को सर्व प्रमुख माना जाता है, उसके बावजूद उससे बड़ा लोकतंत्र कहीं है नहीं। आज भी वहां का अपर हाउस, लॉर्ड सभा, नॉन इलेक्टेड है, लेकिन उससे ज़्यादा डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, क्योंकि ये उनकी परंपराओं में बस चुका है, उनके स्वभाव में बस चुका है। यानी बिना लिखे हुए संविधान के भी कहीं विधि की सर्वोच्चता हो सकती है तो वो इंग्लैंड है। और आप कहेंगे लिखा हुआ संविधान तो नहीं है, संसद ने कई विधियां बना रखी हैं, संसद की उसी विधियों को सर्वोच्च मान लिया जाता है, और वहाँ की परंपरा ऐसी है, लोग उस बात को स्वीकार करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, लोगों का कैरेक्टर देखना हो, हम कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो प्लेट लेकर कूद पड़ते हैं, अपना भी कपड़ा गंदा करते हैं, दूसरे का भी। इंग्लैंड की महारानी की डेथ हुई थी, श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन 6 किलोमीटर लंबी थी। मजाले कि एक आदमी लाइन से इधर उधर हो गया हो। किसी नागरिक का कैरेक्टर देखना हो तो आप एग्जाम्पल अब देखिए, 6 किलोमीटर लंबी लाइन अगर हमारे यहां लग जाए तो हम इधर झाकेंगे कैसे 20 से निकले। कई लोग तो रॉकेट तरह 20 से आएंगे, घुस जाएंगे उसी में ना। आराम से व्यक्ति बैठा था, वो बैठ जाता था। 6 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाने में कम से कम को 24 घंटे लग गए, वो हिला नहीं अपनी जगह से। वो उनमें कैरेक्टर है। अब आप खराब लग रहा होगा, इस तरह ऐसे देश की आप प्रशंसा कर रहे हैं। दोस्तों, फैक्ट गलत नहीं होते, इसीलिए ब्रिटेन अजूबा है। अरे जहां लिखित संविधान न हो वहां शासन इतना अच्छे तरीके से चलता हो, और हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और उसके बाद जब कोई बात होती है तो लोग क्या कहते हैं, संविधान में बदलाव किया जाए, विधि में बदलाव किया जाए। वर्ष 2000 की बात थी, संविधान में बदलाव करने की बात आई, हमारे पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने यही बात कह दी।
उनका राजनेता अपने व्यवहार का बदलाव करें, बार बार ये ना कहें संविधान का बदलाव होगा, संविधान का बदलाव होगा। हम कब बदलेंगे बच्चों? अब यही बात है, अब हम कब बदलेंगे? लेकिन चिंता मत करो, बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। लिखने की बात क्या थे? अब यही तो आपने सवाल पूछा था। अब यह लास्ट हेडिंग लिख लो। इसका मतलब है आप अगर लिखना चाहते लिख, ब्रिटेन एक एग्जाम्पल है जहां संविधान नहीं है फिर भी संविधानवाद है। क्यों? शासन सीमित है, शासन लोकतांत्रिक है, विधि की सर्वोच्चता है। और दुनिया में जहां संविधान है, चाइना और पाकिस्तान, वहां संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान नीचे है, शासक ऊपर है, विधि नीचे है, व्यक्ति ऊपर है। इसलिए शासन व्यक्तियों का होना चाहिए, विधि का। इसलिए दुनिया में विधि हर जगह है, विधि का शासन हर जगह नहीं है। तो शब्दों को ध्यान सुनना चाहिए। तो पीटीए में कभी आपके सवाल गलत नहीं होंगे। हड़बड़ी से मत पढ़िए। विधि होना और विधि का शासन होना दोनों बातें अलग है। विधि के शासन का मतलब विधि की सर्वोच्चता। विधि तो दुनिया में कहीं होगी भाई, कहीं तानाशाह भी अपने लॉ बनाई लेता है। तो आप लास्ट में लिख लीजिए लोकतंत्र। अंतिम शब्दावली है लोकतंत्र। बाकी जो शब्दावली आएगी बीच बीच में मैं आपको बता दूंगा। पहला पॉइंट लोकतांत्रिक शासन तानाशाही शासन का विरोधी है। लोकतांत्रिक शासन तानाशाही शासन का विरोधी है क्योंकि तानाशाही शासन में व्यक्ति का शासन होता है। तानाशाही शासन में व्यक्ति का शासन होता है, जहां बल या भय के माध्यम से, तानाशाही शासन में व्यक्ति का शासन होता है जहां बल या भय के माध्यम से शासक आम जनता को नियंत्रित करता है। जहां बल या भय के माध्यम से शासक आम जनता को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट लोकतांत्रिक शासन आम जनता अथवा जनता के प्रतिनिधियों का शासन है। लोकतांत्रिक शासन आम जनता अथवा जनता के प्रतिनिधियों का शासन है। जहां सहमति से शासन होता है। सहमति अंडरलाइन। जहां सहमति से शासन होता है। देखिए कंसेंट सब बहुत बड़ा है। शासन, चीन में शासन सहमति से होता है बल प्रयोग से, म्यांमार में बल प्रयोग से। अच्छा बताइए, परिवार में कभी आपकी सहमति ली जाती है किसी निर्णय में? भाई देखिए, सामान्यतः परिवार में किसी निर्णय में हमारी सहमति ली नहीं जाती। परिवार लोकतांत्रिक है या तानाशाही है? दोस्तों कई बार ताऊ आदेश देता है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा माय लॉर्ड इस पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जाए, नहीं सुनते परिवार में। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ तो तानाशाही का केंद्र ही परिवार है। और इसलिए कई बार बहनों से पूछा गया, महिलाओं से पूछा गया, बहनों बताओ आज़ादी के 75 साल में आपको कैसा लग रहा है? उनका आज़ादी पहले पति से चाहिए।
आजादी अंग्रेजों से या पति से? हाँ भाई, यही तो नारीवादी विचार है। इसलिए सहमति, लोकतंत्र का मर्म क्या है? कंसेंट। और आप देखो, इसीलिए पूरी दुनिया में इसी कंसेंट के लिए निर्वाचन होता है। अभी 2024 का निर्वाचन हुआ या हमारी सहमति ली गई? सहमति ली गई। और जरा सोच के देखिए, पुराने जमाने में, ये लाल किला है आपके सामने, लाल किले पर वो कब्जा करता था जिसकी हाथों में तलवार होती थी, और आजकल बटन दबाया और सत्ता बदल गई। व्हाट एन आइडिया बच्चों, क्या कमाल का विचार है। बटन दबाने सत्ता बदल जाती है। सहमति। इसलिए आप याद रखिए, कुछ भी काम होना चाहिए, सहमति आवश्यक है। सहमत का सीधा मतलब है आम जनता सहमत ली जाए, और सहमत कौन लेगा? शासक। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में लोक अथवा आम जनता लोकतंत्र में लोक अथवा आम जनता का सर्वोच्च महत्व होता है। लोकतंत्र में लोक, पीपल, लोग कहिए, जन कहिए, लोक अथवा आम जनता का सर्वाधिक महत्व होता है। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। स्वतंत्रता अधिकार प्रदान किए जाते हैं और सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। जबकि तानाशाही में तंत्र व्यवस्था, तंत्र कहिए, व्यवस्था कहिए, सिस्टम, तंत्र या व्यवस्था या सरकार का महत्व प्राथमिक हो जाता है। तानाशाही शासन में तंत्र व्यवस्था या सरकार का महत्व प्राथमिक हो जाता है, जबकि नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है। जबकि नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है। नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है। और अगला पॉइंट, लोकतंत्र की दार्शनिक मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। लोकतंत्र की दार्शनिक मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, गरिमा। ये पॉलिटी में कुछ चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, भावना, गरिमा। यानी यहां गरिमा व्यक्ति का नाम नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। अब सवाल है, गरिमा का मतलब, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति गरिमा का, आपकी भी गरिमा, मेरी भी गरिमा, इनकी भी गरिमा, इनकी भी गरिमा, सबकी गरिमा। इसलिए अब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहना और पड़ोसी ऐसे हंस रहा, उसने आप पे हंसा या आपकी गरिमा पे हमला किया? आपने
और मेरे दोस्तों, एक बार मैं उर्फी जावेद से मिला। अब देखो, ओ माय गॉड, मैंने कहा कि मैडम इतने आधुनिक विचार आप कहाँ से लाती हो। मैंने उनका भी सम्मान किया। और एक बार बाबा रामदेव मुझसे बोले कि बाबा जी प्रणाम, आपका भी सम्मान है। हर व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के चॉइसेस अलग हैं। अब यही आजकल लोग नहीं समझते। एक शादी में गया, मेरी पत्नी ने कहा ये कपड़ा पहनो। मैं कहा क्यों? उनका कलर एक होना चाहिए। मैं कहा ना बाबा। अरे मेरे बच्चों, हमारे यहाँ बचपन में भाई बहन कलर एक होते थे। एक बार शादी में से मैं फंस गया। एक शादी पहली बार मुझे पता चला कि नया फैशन आ गया है, पति पत्नी एक ही कलर की मैचिंग करके जाते हैं। मैंने कहा मेरी गरिमा अलग, तुम्हारी गरिमा, तुम अपने पसंद का पहनो, मैं अपने पसंद का पहनूंगा, ये कलर मैचिंग नहीं होगी। हमारा दुनिया में किसी के साथ मैच ही नहीं है बच्चों। आधी दुनिया इसी चक्कर में परेशान है, मैचिंग ही कर रही है, मैच हो नहीं पा रहा है। मैचिंग किसी से हो ही नहीं सकती आपकी, आप अजूबे हो। इस धरती पर आप जैसा कोई दूसरा प्राणी है ही नहीं है। और कई बच्चे अपने ही बात का अवमूल्यन करते रहते हैं। पीटी फेल हो गए, अरे पीटी फेल हो गए तो और कोई रास्ता खुलेगा। याद रखो बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन अगर इतनी ईमानदारी मेहनत के बाद भी एग्जाम में कहीं गड़बड़ा गए तो आप समझ लो कोई और बड़ा टारगेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये मत सोचना अरे अब क्या होगा, मैं तो बहुत बेकार हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मानव जीवन क्या कमाल का जीवन है। एक फिंगरप्रिंट किसी से मिला लो। इसे कई बार लोग शादी ब्याह में क्या देखते हैं, विचार मिला रहे हैं। हमने कहा क्या मिला रहे भाई, मिलता ही नहीं। कुंडली मिला रहे हैं, कुंडली नहीं मिलता भाई। दो लोगों का विचार मिल जाएगा तो उसके रहने का मतलब क्या हो गया बच्चों। एक शादी में गया, अब मुझे पहली बार पता चला पति पत्नी कपड़े पहनते हैं। हमने कहा और अब भाई बहन हो, बहुत बिगड़ गया मेरे ऊपर। कहा वो दिखता नहीं। मैं दिखता है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। हमने कहा भाई एक कपड़े पहने हो तो भाई बहन ऐसे होते हैं, हम तो ऐसे पहनते थे। कहा नहीं नहीं ये मेरी वाइफ है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आप गरिमा पर हमला किया। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी का पद बड़ा हो सकता है, गरिमा बड़ी नहीं हो सकती। किसी के पास पैसा छोटा बड़ा हो सकता है, गरिमा सबकी बराबर है। गरिमा बड़ी छोटी नहीं होती। इसलिए एक बात याद रखिए, इसलिए आप याद रखिए, बड़े ये इस बात का महत्व तो आजकल लोग भौतिकवादी को मैं समझ ही नहीं रहे। निराला थे। पुराने जमाने में एक फिलोसफर थे हमारे यहाँ, तो सनाई बनाने वाले बिस्मिल्लाह खान थे। इन लोगों को गरिमा का महत्व था। और कैसे आपको बताएं, अमेरिकी सरकार ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में शहनाई बजाना सिखाइए। बिस्मिल्लाह खान का गंगा बहाइए। कमाल की शर्त रख रहे हो यार, पैसे की बात करो। उनका ना ना, मैं वहीं जाऊंगा जहां गंगा बहेगी। ये गरिमा की बात है बच्चों। इसलिए गरिमा का ध्यान रखना। दहेज वहेज मत लेना। दहेज लेना अपनी कीमत लगा देना है, और जिसकी कीमत लग गई उसकी गरिमा कहाँ गई। पुराने जमाने में एक एक से शायर हुआ करते थे, नौकरी ना करी, नौकरी करी तो किसी के मातहत हो गए। सेवक बनने के लिए पैदा हुए हैं, मालिक बन के पैदा हुए हैं। अकेले पैदा हुए हैं, दो चार लोगों के साथ अकेले पैदा हुए हैं ना। इसलिए मेरे दोस्तों, गरिमा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति के चॉइसेस, हर व्यक्ति की पसंद। अब आपको जरा सोचो, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से आपको क्या सीख मिली। हर व्यक्ति बराबर है। अब आप जरा देखिए, हर व्यक्ति को एक वोट क्यों दिया जाता है। ऐसा है क्या कि प्रोफेसर का वोट ज्यादा होगा, चपरासी का वोट कम होगा। काम अलग अलग हो सकते हैं, उसका चॉइस का मामला है। इसलिए बप्पी लहरी के कपड़े पहनने का तरीका अलग था, किसी सन्यासी कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। जीवन में सबकी मंजिल अलग अलग हो सकती है, सबका मूल्य एक है। इसलिए एक मत दिया जाता है। एक मत देने के पीछे डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, सब बराबर, सब बराबर हो। अब हाँ, एक बात अलग है, तो आप कहोगे सर विषमता कैसे हो जाती है। हाँ, विषमता इसलिए हो जाती है, कुछ लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, रात भर पढ़े पढ़े लगे हुए हैं, और कुछ लोग क्लास में भी मजे से ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं। ये कारण हो जाता है। कई लोग काम के प्रति बड़े जुझारू तरीके से लग जाते हैं,
वो काम को ही बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अब कई लोग आराम से कहते हैं अरे जीवन मस्ती के लिए हुआ है, कोई वार थोड़े ही है। हमारे भी कई क्लासमेट थे, एग्जाम होता था, पता चला फिल्म देखने गए, सो गए, एग्जाम छूट गया, सब परेशान, कह रहे एग्जाम छूट गया। उनका फिर दे देंगे, क्या चिंता करने की बात है इसमें। लाइफ इज नॉट अ वॉर बच्चों, लाइफ वॉर थोड़े ही है। तो कुछ लोगों में फिलॉसफी अलग होती है, वो जीवन को जीते हैं, वो संघर्ष में नहीं, वो रेटिंग में नहीं पड़ते कि हम इनसे। और दिक्कत कब होती है जब हम दूसरे से तुलना करते हैं। थे अजूबे, आए थे जीवन के लिए और जीवन काट के चले गए बच्चों। क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। ये दोस्तों गरिमा है, लिख लो मेरे बच्चों। अगला पॉइंट है तो ये, अरे मानव जीवन के बारे में ये है। और यही बात आजकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे भूल गए हैं। साइंस में सब सिखाई नहीं जाता। आप कितने विलक्षण हो, कभी आपने सोचा इस बात को? दूसरे से कंपेयर करके बिला वजह डिप्रेशन में हो कि मैं छोटी हूं तो मैं मोटी हूं तो मैं लंबी हूं तो मैं तगड़ी हूं। अल्लाह वैसे परेशान है। इसलिए लिख लो, बाकी एग्जाम्पल लिख, अगला पॉइंट लिख लो। राजनीतिक रूप में नहीं, अगला पॉइंट ही है। राजनीतिक रूप में लोकतंत्र काल से राजनीतिक रूप में लोकतंत्र काल से निर्वाचित सरकार का निर्माण है। राजनीतिक रूप में लोकतंत्र काल से निर्वाचित सरकार का निर्माण है। राजनीतिक सरकार का निर्माण है, निर्वाचित सरकार का निर्माण है। अगला पॉइंट, सामाजिक रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है। जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा है। और अंतिम पॉइंट, आर्थिक रूप में सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक रूप में सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। लोकतंत्र का पर्याय है। यह आर्थिक लोकतंत्र का पर्याय है। मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना आर्थिक लोकतंत्र का पर्याय है। अब और दूसरी बात आपको बता दें, इसलिए सही मायने में आप भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र। एनसीईआरटी का टाइटल अब देखिएगा, एनसीईआरटी का टाइटल क्या लिखा गया है? भारत में लोकतंत्र। एनसीईआरटी है, इसलिए कुल मिला के आप भारत में लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। और संविधान को लोकतंत्र से आप कैसे जोड़ देंगे? लोकतंत्र में अधिकार का महत्व ज्यादा है या सरकार का? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का महत्व ज्यादा है या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का? बात याद रखिएगा। यानी ये जो नई सरकार बनी है, सरकार चुनाव करा देना लोकतंत्र का आवश्यक शर्त हो सकता है, पर्याप्त नहीं है।
दुनिया में चुनाव तो हर जगह हो जाते हैं। अभी रसिया में चुनाव हो रहा था, पुतिन ने बुलाया अपने एक दोस्त को। पुतिन ने कहा, दोस्त तुम हमारे विपक्ष में खड़े हो जाओ। दोस्त ने कहा, मेरी इतनी हिम्मत सर कि मैं आपके विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा? अरे मैं कह रहा हूं इसलिए खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा जरूरत क्या है? उन्होंने कहा जिसे दुनिया को ये पता चल जाए कि दो लोग खड़े थे। इसलिए मेरे बच्चों, चुनाव तो कहीं भी हो सकता है। और पाकिस्तान में आप देखिए अभी हंगामा हुआ, इमरान खान को बंद कर दिया गया, इमरान खान से बल्ला छीन लिया गया। उनके चुनाव चिन्ह था, बताइए। देखो ये बड़ी बात है ना। सेना जब से उसको चाहती आगे कर देती, जब से उसको पीछे कर देती है। चुनाव हो जाना, और चीन में तो चुनाव होता है। अभी हांगकांग में चुनाव हुआ था, हांगकांग में चुनाव हुआ, चीन ने एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी का, और चीन ने कह दिया इसी का चुनाव कर लो। लोग कहा, अरे भाई ये कैसे होता है, एक ही आदमी है। चीन ने कहा ऐसे ही चुनाव होता है। और हांगकांग के लोगों ने बड़ा विरोध करना से चीन ने लठ मार के सबके होश फाकते कर दिए। चुनाव हो जाना लोकतंत्र होने की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है? अब देखिए ईरान में चुनाव होने वाला है, वो सब कहने को चुनाव है। अब वहाँ पे धार्मिक परिषद है, वो पहले उम्मीदवारों का नाम ही रिजेक्ट कर देगी। हेलो, अब इतने वहाँ पे स्क्रीनिंग है। और दूसरी बात है, अब आप देखेंगे शासन हो सकता है कई बार जनता के द्वारा निर्वाचित हो भी जाए, लेकिन जनता को आज़ादी ही नहीं है, तो जनता केवल वोट डालने के लिए है। कमाल की बात है। अरे जनता मालिक है, तो मालिक को आप बताओ कैसे कपड़े पहने? सरकार ये बताओ दोस्तों, मोदी जी मुझे बताएंगे कि जीन्स पहनो या जीन्स फाड़ के पहनो, या मैं बताऊंगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आप बताओगे? ये बताओ, सरकार बताए क्या खाओ, सरकार बताए क्या करो? सरकार काम केवल ये है कि हमारे ऊपर कभी कोई अटैक हो उसको रोक ले, इतना ही सरकार काम है। बाकी मैं कैसे जीऊंगा, मेरी मर्जी। आधी रात में छत पे चिल्लाऊं तो मेरी मर्जी, अपनी शादी में न जाऊं तो। ये लोकतंत्र का मतलब है भाई। कमाल की बात है, सरकार बताएगी हमें, कमाल ही होता है। इसे कई जगह चुनाव होना लोकतंत्र होने की गारंटी नहीं है। ये सब बेसिक सी बातें हैं। एग्जामिनर कभी भी पीटी में, क्योंकि आप देखोगे आईएएस पीटी में कई बार ऐसी बेसिक बातें, कभी स्वतंत्रता पूछ लिया, कभी कुछ और पूछ लिया, ऐसी सी बेसिक बातें बार बार पूछता रहता है वो। और एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों का बड़े क्लासिकल तरीके से उल्लेख है, शब्दावली इतने पे ही। तो हम शुरू करेंगे संविधान। और देखिए संविधान जब भी हम शुरू करते हैं तो कई बार हमने कोशिश की है प्रस्तावना से, लेकिन प्रस्तावना शुरू करना वो ठीक तरीका नहीं है। प्रस्तावना पूरे संविधान का सारांश है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखिए जब बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई बात पढ़ता है तो क्या करता है, पहले शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ता है, बाद में पार्ट्स को जोड़ देता है। तो अच्छा तरीका इसमें यही है कि बताए कि नागरिकता, अच्छा कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका उतना महत्व भी नहीं है, और फंडामेंटल राइट का महत्व ज़्यादा होता है। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट पढ़ लें, डीपीएसपी पढ़ लें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पढ़ लें, प्रस्तावना सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। नागरिकता वगैरह तो बड़ी छोटी सी बात है। और आपको फिर याद दिला दें, कुछ टॉपिक पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है, कुछ टॉपिक पे कम, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे जरूरत से ज़्यादा ही फोकस कर देते हैं, उतना भी फोकस उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमारा अप्रोच लॉ का नहीं होना चाहिए। कई बार एक ही आर्टिकल में 5-5 केसेस हो गए, नहीं ज़रूरत है। एग्जामिनर जितने कई बार जितने ज्ञान हमें हो जाते हैं उतने ज्ञान एग्जामिनर को भी नहीं है। ये ज़्यादातर बच्चे लुढ़क जाते हैं। बेसिक बात पढ़िए और हमेशा छोड़ना सीखिए पेज। कई बच्चे लिखते हैं तो एकदम ऊपर से कब्जा कर लेंगे, शुरू से कब्जा किए, जमीन कब्जा किए। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों पेज छोड़िए, पेज में 60% लिखे, ऊपर छोड़िए, नीचे अगल बगल, अरे कहीं कुछ लिखना हुआ, सिलेबस में कुछ देख लीजिए। यहाँ ये बता दिए कि इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही काम का चीज़ है, उसको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बेसिक बातों पर फोकस ज़्यादा, कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा। तो अब कई बार समस्या हो जाती है कि मान लो मैंने फंडामेंटल राइट में किसी में 2-4 लैंडमार्क केस बता दिए और आपने कहीं देखो अरे हमने तो 20-20 केस पढ़ रखे हैं, तो मत पढ़ो। इसलिए आपको हर जगह ही देखना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो पहला टॉपिक शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट।
उसके बाद प्रस्तावना बाद में आ जाएंगे, और नागरिकता कभी भी आप कहेंगे तो नागरिकता आधे घंटे का है। कुछ चीज़ों पर थोड़ा हमें कम फोकस रखना होता है, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा। तो पहला टॉपिक क्या है, देख लीजिए। पहला टॉपिक है क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ ली है? हिस्ट्री पढ़ ली है? अच्छा, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लेना। जैसे कुछ लोग कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक ही बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 जो हमारे काम का होता है। संघवाद में उसको कंपेयर कर देंगे, संघवाद में मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब हमें 1857 से वो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारे लिए 1857 से लेकर आज तक की घटना महत्वपूर्ण नहीं होती। फंडामेंटल पॉलिटिकल एलिमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पहला। अब मूल अधिकार नए पेज से लिखो, कई लोग उसी पेज से लिखे। पेज छोड़ो मेरे बच्चों, छोड़ना सीखो। मेरे बच्चा कॉपी किताब नहीं लाया, कोई बात नहीं, कल लाना। मूल अधिकार, अधिकार होता क्या है, अधिकार क्या होता है? अच्छा, आप कहते रहे ये मेरे अधिकार की बात है। अधिकार एक शब्द है जो बार बार हम यूज करते हैं, तो अधिकार है क्या? अच्छा, आपने अच्छा बताया, किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना वर्चस्व होना अधिकार है। आप याद रखिए, अधिकार के साथ जो एक शब्द हमेशा, एक है अधिकार, दूसरा है फंडामेंटल राइट। अच्छा, पहले ये लिखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले इसमें टॉपिक लिखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे, लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करें। फंडामेंटल राइट के चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, भाई टॉपिक तो लिख लें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला मूल अधिकार, मूल अधिकार का अभिप्राय, मूल अधिकार का आशय, अभिप्राय। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार की प्रकृति, नेचर। मूल अधिकार की प्रकृति, नेचर। तीसरा पॉइंट, मूल अधिकारों में भी मूल, अगला है मूल अधिकारों में भी मूल, फंडामेंटल अमॉन्ग द फंडामेंटल। मूल अधिकारों में मूल, ये बात आप इधर रखिएगा ब्रैकेट में, आर्टिकल 14, मूल अधिकारों में मूल, ब्रैकेट में आर्टिकल 14, 19, 14, 19, 14, 19, 21, 32, 21, 32 आपको मैं याद दिला दे। देखिए, हमें खासकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखते हैं हर जगह बिल्कुल नाप तोल के पढ़ते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और हमेशा पढ़ने के साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन नहीं, एक आइडिया डेवलप हो जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, वही पढ़ने का मतलब है। इन्फॉर्मेशन तो आज की दुनिया में जरूर से ज़्यादा है, उससे बल्कि बचना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा है। इसलिए आप याद रखिएगा, फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। लेकिन कभी देखिए, सब फंडामेंटल राइट का महत्व एक जैसा है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान, अच्छा, आपके शरीर में सारे ऑर्गन्स का महत्व एक ही जैसा है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संविधान में सारे भाग एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान में सब फंडामेंटल राइट का महत्व एक जैसा नहीं है। तो ये महत्व की पहचान में क्यों होनी चाहिए कि एग्जामिनर अगर कभी सवाल पूछेगा इन पे हमेशा फोकस रहेगा। और प्रीवियस ईयर के पीटी के सवाल को देख जाइए, मेंस के सवाल को देख जाइए, 99% इन्हीं 3-4 आर्टिकल सवाल है, 99%।
इसका सीधा मतलब है कि बाकी पर उतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं पर डिस्प्यूट है। अब इसका एक ही तरीका है, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे क्या बदल नहीं सकता, क्या संभावना कम है, बाकी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा बल कम होगा। तो हमें यह पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या थोड़ा सा नीचे आता है। अगला लिख लीजिए। मूल अधिकारों का संशोधन, अमेंडमेंट, मूल अधिकारों का संशोधन। अगला पॉइंट, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के संबंध। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के संबंध। अगला, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध। इतने डायमेंशन देखेंगे कि जब हम तलाश करेंगे, इतनी सारी बातें देखेंगे, फिर एक एक अधिकार तो हम आ ही जाएंगे। तो पहला टॉपिक शुरू कर लीजिए, मूल अधिकार का अभिप्राय। पहला टॉपिक देख लीजिए, मूल अधिकार का अभिप्राय। मैं आपको याद दिला दूं, जीवन में दो चीजें आपके पास है, एक है मूल, दूसरा है सेकेंडरी। आपके पास मूल क्या है? अच्छा, सीधी सी बात ऐसे करिए, ये शर्ट और कपड़े आपने पहन रखे हैं, कहीं से खरीदे हैं, पैदाइशी लाए हुए हैं? क्या से लाए? खरीदे हुए हैं। अच्छा, कोई पैदा होकर तो नहीं पहना था? आप कहेंगे सर उस समय तो हमें जानकारी नहीं थी। माँ से भी पूछ लीजिएगा, हमने पूछ रखा है। एक खास बात है, कुछ चीजें जन्म से लाए हुए हैं और कुछ चीजें मार्केट से खरीदे हुए हैं, कुछ चीजें गिफ्टेड हैं। जन्म से क्या है? सांसें। और एक बार मैं फिल्मी सॉन्ग सुन रहा था, मेरी सांसें तुम्हारी हो गई। मैंने कहा ये कैसे होगा भाई? बिजली का बिल हो सकता है, मैं हाउस का एड्रेस भी किसी को दे सकता हूं, सांसें नहीं दे सकता, दिल तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं फिल्म में देखा, यार मैंने तो साइंस के सर से कंफर्म किया। मैंने कहा सर ये बताओ साइंटिफिकली दिल लिया दिया जा सकता है क्या? अगर संभव नहीं है भाई, कोई दिल दे देगा वो तो मर जाएगा, दिल नहीं दे सकता, ब्लड दिया जा सकता है। हमने कहा करेक्ट सर। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ बच्चे सब लेते देते रहते हैं, इसलिए मैंने पूछा जरा आपसे। मेरे बच्चों, दिल फंडामेंटल है या कहीं से ले आए हो? फंडामेंटल है। और जो चीज फंडामेंटल है, याद रखना, सूरज का फंडामेंटल क्या है? लाइट। सूरज से अगर हमने लाइट ले लिया तो नहीं रहा। चंद्रमा का फंडामेंटल क्या है? शीतलता। ट्यूबलाइट का फंडामेंटल क्या है? प्रकाश देना। हवा का फंडामेंटल क्या है? बहना। जैसे हवा रुक नहीं सकती, सूरज के प्रकाश बंद नहीं हो सकते, वैसे आप याद रखो, वैसे ही हमारे सोचने की क्षमता कभी खत्म नहीं हो सकती। ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या है? देखो, आंख बंद हो गई, सुरक्षा की, जीवन का अधिकार। मैं आप कहूं ठाकुर मुझे हाथ दे दो, मैं शोले फिल्म देख रहा था, मैंने कहा यार गब्बर बहुत बेवकूफ है, कह रहा हाथ दे दो हाथ दे दो। हाथ लेकर क्या करेगा? पूरा शरीर लेना चाहिए था। अरे मेरे बच्चों, इसलिए
कुछ चीज हमें जन्मजात हैं। जैसे आपके सामने मैंने हाथ बढ़ाया, आपकी पलकें बंद हो गई। फंडामेंटल टेंडेंसी है जान बचाने की, और ये पे टेंडेंसी तब कब देखो। इसलिए मेरे दोस्तों, मोदी जी जो भी मांगे मैं दे दूंगा, बस अपना दिल और जान नहीं दे सकता। आप अगर दे दो तो बताओ। मोदी जी मांगे क्योंकि वही पावरफुल है। इस एक बात याद रखिए, जान है फंडामेंटल है या सेकेंडरी है? कोई मोबाइल मांगे तो मैं दे सकता हूं, मोबाइल फंडामेंटल है सेकेंडरी है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का सीधा मतलब है दोस्तों, मैं पैदा हुआ हूं लेके, इसलिए सबका मालिक एक या अपना मालिक मैं? ये गड़बड़ी नहीं है, सबका मालिक एक नहीं, मैं अपना मालिक आप अपने मालिक। दूसरी बात है फंडामेंटल क्या है? देखना। अच्छा देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे। कई लोग कहते हैं देखो मत हमारी तरफ, हमने कभी किसकी तरफ देखें? फिर कई बार हमारी प्रॉब्लम है। अरे भाई देखने वाली, हाँ घूरना मना है। अरे देखना है तो फंडामेंटल नेचर है हमारा, ये लेके पैदा हुए हैं। और दूसरी बात, देखेंगे या यहां कुछ सॉफ्टवेयर हमेशा चलता रहता है। अब कोई कहे सॉफ्टवेयर रोक दो, रुक जाएगा? यानी सोचना, चिंतन करना फंडामेंटल है या कहीं लेके आए हुए हैं? कहीं चिप थोड़ी लगवा रखा है, न कहीं रिचार्ज करते हैं। दंदना की सोचता है। इसलिए एक बार याद रखिए, कुछ चीज़ें हमारी पास ऐसी है जो किसी को दे नहीं सकते, सरकार भी नहीं छीन सकती। इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए। अधिकार, अधिकार, राइट। आधुनिक युग का विचार है। अधिकार आधुनिक युग का विचार है जो नागरिकों के दावे को व्यक्त करता है। दावा अंडरलाइन, क्लेम। जो नागरिकों के दावे को व्यक्त करता है, क्लेम को व्यक्त करता है। अच्छा खास बात है, अधिकार कल्याण नहीं है, वेलफेयर नहीं है। भाई देखो ये सरकार की मर्जी है, सरकार 4 किलो गेहूं दे, कल के लिए बंद कर दे, खटाखट दे या न दे। अब भाई किसान सम्मान निधि देना, वेलफेयर अलग होता है, कल्याण अलग है। अधिकार कल्याण नहीं है। अधिकार मांगेंगे या जन्मजात है? यही बात तिलक ने कही थी। अधिकार हमारा जन्म सिद्ध है। यानी आज़ादी क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, बचपन से लेकर आए। बल्कि जैसे जैसे आप आधुनिक पढ़े लिखे होते जाते हैं, आज़ादी को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। बचपन में आज़ादी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होती। बचपन बच्चा जो मर्जी वही खाता है, जो मर्जी वहीं। बच्चों को कितने बड़े महल में रख दो और बच्चों को घास के मैदान में छोड़ दो, कहाँ ज़्यादा खुश होता है? बच्चा घर में आना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे के लिए घर नहीं, वो पिजड़ा है। और आप बहुत लंबे समय से पिजड़े में रहते रहते पंछी बन गए हैं। आपको पता नहीं कि आए थे उड़ने के लिए और कैद हो गए पिजड़े में। पिजड़ा पिजड़ा ही होता है, वो सोने का ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। आजकल के शहरों में घर क्या है? पिजड़ा ही तो है। कहीं बच्चे को आप देखिए, बच्चा सफोकेटेड महसूस करता है। बच्चा हमेशा हल्ला मचाएगा बाहर जाने के लिए। यही आज़ादी है। अब थोड़ा सा हम ये स्वभाव पैदाइशी लेके आए हुए हैं। और हमारा क्लेम किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। यानी कुछ चीज़ें हैं जो राज्य भी नहीं छू सकता, पड़ोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे अधिकार की दूसरी विशेषता क्या होती है? राज्य के खिलाफ मिलता है। अगला पॉइंट पे लिख लीजिए। अधिकार किसे समझ? क्लेम। अच्छा क्या और एग्जाम्पल बता दें। दावा, आप कहोगे सर जिस मकान में मैं रह रहा हूं दावा कर दूं मेरा है,
तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, ये अनैतिक दावा हो जाएगा, क्योंकि भाई जिसका मकान मालिक है, आप किराएदार हैं, दावा कैसे कर देंगे? अच्छा सर ये बताओ, दूसरे के पार्टनर पे दावा कर दूं? ये भी ठीक नहीं है, ऐसे दावा नहीं। फिर आप कहेंगे सर और कुछ दावा करने का मन कर रहा है। हम क्या, बोलो बच्चे, बाहर 2-4 बाइक अच्छी खड़ी है, क्लास में निकल के दावा कर दूं? दावा तार्किक नैतिक होना चाहिए, अतार्किक और अनैतिक। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति ऐसे अनैतिक अतार्किक दावा करेगा, फिर दुनिया में क्या मच जाएगी? अराजकता। तार्किक दावा होना चाहिए। लेकिन आप दावा करें कि मेरे जीवन पर कोई हमला न करे, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दावा करना तार्किक है या तार्किक? तार्किक है। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? दूसरा पॉइंट, हाँ, अधिकार। अधिकार में नागरिकों का यह दावा अधिकार में नागरिकों का यह दावा राज्य अथवा सरकार के विरुद्ध प्राप्त होता है। अधिकार में नागरिकों का यह दावा राज्य अथवा सरकार के विरुद्ध प्राप्त होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। देखिए अधिकार स्वाभाविक रूप में हमें अपने जीवन में स्वायत्तता देता है। अधिकार का मतलब है कि मेरा अपना जीवन स्वायत्त है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। अधिकार का मतलब क्या है? बात को ऐसे, आप मेरी तरफ देखिए, लोग आते जाते रहेंगे। बैठा लो, कोई बात नहीं, बैठा लो भाई, अपने दोस्त को बैठा लो थोड़ा थोड़ा। यही समायोजन है जीवन में। अब बताइए, इसका यहां बैठने का अधिकार था कि नहीं था? नहीं था, क्योंकि लेट आई है। ये दावा ठीक नहीं है। फिर भी कोई आ गया तो हमें समायोजित कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चों, अब ये इसका पड़ोसी 2 घूंसे इसको दे दे, ये बात तार्किक होगी या तार्किक होगी? अतार्किक होगी। इसलिए बात सिंपल सी है। एक बात आप देखो, जब मैं ये कहता हूं अधिकार राज्य के विरुद्ध है, इसलिए आप देखोगे कि हमारे भाग 3 की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से। पहले 12 में राज्य की बात ही लिखी गई है। अच्छा, राज्य की बात कहीं मैं आकर आपको बता दूंगा आपको। तो हमारे पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आपका आर्टिकल 12 पे बहुत ध्यान हो देने के, 12 की क्या है मैं बता दूंगा। लेकिन अधिकार अगर राज्य के खिलाफ है तो आर्टिकल 12 के अलावा अगर मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, आप जानते हैं राज्य का मतलब क्या होता है? संघ सरकार। बहुत सीधे शब्दों में कहे, आपका अधिकार किसके खिलाफ है? संघ के खिलाफ है। और संघ सरकार मतलब है सीबीआई, ईडी, आर्मी, संसद, ये सब संघ सरकार में है। पीएम, मंत्रिपरिषद, ये सब के खिलाफ आपके अधिकार है। सामान्य बात है, असामान्य बात है? कितनी बड़ी बात है मेरे बच्चों। अरे ये कितना, संघ सरकार का मतलब क्या होता है? पीएम। संघ सरकार का मतलब क्या है? मंत्री। संघ सरकार का मतलब है संसद। इनके खिलाफ हमारे अधिकार होते हैं। इसलिए अधिकार की बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है? सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिलते हैं। और आप ये देखिए, राज्य का मतलब क्या है? एक भूभाग में स्थित संप्रभु संस्था। तो सरकार की विशेषता क्या होती है? संप्रभु। तो ये बताइए, फंडामेंटल राइट पढ़कर में क्या सीख मिली? सरकार संप्रभु है या आप संप्रभु हैं? आप प्रभु हैं या मोदी जी प्रभु हैं? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए जब कहते हैं कि अधिकार सरकार के खिलाफ है, ये जन संप्रभुता का विचार है। यही विचार किसको आगे बढ़ाता है? कितनी बड़ी बात है। अब मैं यूपी गया, बाबा बुलडोजर लेके दौड़ रहे थे। मैंने कहा बाबा, अब आपने कह दिया कि व्यक्ति बड़ा है और बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है, मैं सामने खड़ा हो गया और बाबा ने चाप दिया, क्या होगा फिर? बाबा बड़े या आप? कौन कह रहा है बाबा? मेरे बच्चों, कौन बड़ा? फंडामेंटल क्यों है? राज्य से भी हम बड़े हैं।
राज्य सरकार में सीएम, राज्य सरकार में डीजीपी। राज्य सरकार का मतलब जानते हो? एक बात याद रखिए, जो सरकार में आता है, यूपी में तो अभी जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनको यूपी में एक विधायक ने, जब वो एसपी थे उस जिले के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस जिले के पुलिस कप्तान थे, एक विधायक ने आके चाटा मार दिया। उस समय उन्होंने नहीं मारा, और भाई अगर वो मार देते मामला और गंभीर हो जाता। लेकिन जब से वो आईजी हैं तब से वो विधायक जेल से निकल नहीं रहा है। उनका भाई निकल जाओ उनका ना, कभी नाव गाड़ी पे कभी गाड़ी। अरे मेरे बच्चों, राज्य की ताकत क्या होती है अभी आप अनुमान नहीं कर पाओगे। जब मैं ये कहता हूँ कि फंडामेंटल राज्य के खिलाफ है, तो आपको ऐसे लगता है राज्य का मतलब क्या समझते हो आप? राज्य का मतलब क्या है? डीजीपी। राज्य का मतलब क्या है? चीफ सेक्रेटरी। राज्य का मतलब क्या है? राज्य विधानसभा। ये सब बड़े हमारा फंडामेंटल राइट। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, इसे लोकतंत्र में जन संप्रभुता, संप्रभुता हमने तो पढ़ा, संप्रभुता राज्य की विशेषता है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ने पर, फंडामेंटल राइट पढ़ने पर क्या पता चलता है? यहां बैठे सब प्रभु हैं। ये कौन प्रभु हैं? सब प्रभु है। नमस्कार सभी प्रभुओं को, सब प्रभु है यहां पे बैठे। मेरे दोस्तों, फंडामेंटल राइट आपको ताकतवर बनाता है, सरकार को? यही बात हमें यकीन नहीं आती हो। मैं व्यवहारिक बात आपको बता दूं, आपको सारे सब किताबी बातें आप बता रहे हो, किताबी बात नहीं बच्चों, मैं व्यवहारिक बता दूंगा। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो आप जैसा पढ़ा लिखा था, ऐसा उसने आरटीआई का प्रयोग करना शुरू किया, डीएम कप्तान सब आके उसके पाँव में पड़ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो यार, नौकरी मत खाओ हमारी, ये आपके हाथ में ताकत है। हम उसका प्रयोग ही नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ नागरिक बहुत बड़ा है। सरकार का कोई कानून, सरकार का कोई प्रावधान, उसको हम चुनौती दे सकते हैं। और यही तो फंडामेंटल राइट था बच्चों। संघ सरकार ने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से हम चंदा लेंगे, तो मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे जानने का अधिकार है। मैं उच्चतम न्यायालय में चला गया, और जैसे उच्चतम न्यायालय में गया, सरकार करी थे नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। उच्चतम ने कहा बता दो, जानने का इसका अधिकार है, क्योंकि जानने का अधिकार फंडा कोई छू नहीं सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो गया, ये फंडामेंटल है बच्चों। इसे जो हमसे टकराएगा, लेकिन ऐसा जाके अचानक टकरा मत जाना, पहले व्यवहारिक बात समझ लेना सारी बात। और ऐसा नहीं कि हम जोश में आ जाओ, उसके बाद कोई पुलिस देखेगा तेरी की पुलिस की। आज सर ने बता दिया कि फंडामेंटल राइट है, तो मेरे बच्चों थोड़े से उसमें अभी ग्रे एरिया भी है, अभी उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे गांव में कौन है? राज्य सरकार हो गई, संघ सरकार हो गई, और हमारे गांव में कौन है? सरपंच। ये प्रधान कौन चीज है भाई? स्थानीय शासन। और आपको वजीराबाद में जो है वो म्युनिसिपालिटी है, नगर पालिका। यहाँ पे नगर निगम है, एमसीडी। कई बार आप पार्क में जाकर देखो क्या लिखा होता है, एमसीडी। और आप देखो यहाँ पे गाय ने गोबर कर रखा है, एमसीडी काम है गोबर उठाए। कई बार अच्छा, इनका निर्माण हमने क्यों किया है? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए किया कि नहीं किया है? इसलिए स्थानीय शासन और ये नगर पालिका एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी सरकार में आएगी, ये भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसे कभी भी आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो कि माय लॉर्ड, इतने गोबर यहाँ बदबू दे रहे हैं कि हमें मक्खी तंग कर रही है और हमारे जीवन के अधिकार पे हमला है। इस सरकार के खिलाफ आप जा सकते हो। एमसीडी कमिश्नर यहाँ गोबर उठाने आएगा, और एमसीडी कमिश्नर आईएएस होता है। यकीन मानो, हम कंप्लेन नहीं करते, हम जानते हैं सरकार क्या काम है। उसके अलावा अन्य संस्थाएं भी सरकार में आती हैं। अब हर संस्थाओं को तो लिखा नहीं आ सकता था। मैं भारतीय सरकार के पास तमाम संस्थाएं हैं, भारतीय रेल है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, तो रेल और दिल्ली विश्वविद्यालय को राज्य में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसलिए इसमें अन्य संस्थाओं को, अदर एजेंसीज, अदर अथॉरिटीज को भी लिख दिया गया। अन्य संस्थाएं भी सरकार में शामिल है, और यही बात आर्टिकल 12 में की गई है। इसीलिए फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? वो अधिकार जो राज्य के खिलाफ मिले। बात इतनी नहीं है, आगे लिख लीजिए।
मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। और यदि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है और यदि राज्य इन अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे यदि राज्य इन अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो किसी भी व्यक्ति या नागरिक को यदि राज्य इन अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो किसी भी व्यक्ति या नागरिक को सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार है। सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार है। ब्रैकेट में आर्टिकल 32। इसी को और व्यवहारिक तरीके से आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। इसलिए आप देखोगे फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, फिर आर्टिकल 13 की बात आती है। थोड़ा को बार बार आर्टिकल बीच बीच में जो बहुत पूर्व रेफरेंस आप दे देंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका आर्टिकल वाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आर्टिकल में उलझे रहोगे, आप लिख नहीं पाओगे। हमेशा हर बात पे ध्यान कहाँ जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट आप देख लो, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। इसी बात को प्रमाणित करने का हमारे पास एक और तरीका है कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। अब ऐसे हम देख लें, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। अभी आपने देखा, अभी करंट अफेयर है, अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ कुछ नई विधियों का निर्माण हुआ है। विधियों का निर्माण हुआ है जिसमें क्या है, आईपीसी को बदल कर क्या रख दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का नाम, इंडियन पिनल कोड का नाम बदल कर क्या रख दिया, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी का नाम बदल कर रख दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सीआरपीसी का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट, जो तीसरा कानून था एविडेंस एक्ट, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो तीनों का नाम बदल दिया गया। और बड़ी सिंपल सी बात है, भारतीय न्याय संहिता यानी जहां यह लिखा गया है किस अपराध के एवज में कितना दंड दिया जाएगा, यही न्याय संहिता में बात है। आईपीसी में तो ये कौन अपराध है, यानी कोई हत्या करेगा कितना दंड है, मर्डर करेगा कितना दंड है, चोरी करे कितना दंड है, ये कहाँ लिखा गया है, न्याय संहिता। लेकिन दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये कहाँ लिखा गया है, प्रक्रिया सीआरपीसी, चार्जशीट कैसे फाइल होगी। भाई हमारे यहाँ विधि का शासन है तो बाकायदा हर काम प्रक्रिया से होता है। यानी किसी को दंड देने का ये मतलब नहीं कि अचानक किसी को पुलिस ने पकड़ा टांग दिया। दुनिया में ऐसे भी कई बार दंड दिए जाते हैं कि ये भीड़ तंत्र नहीं है। इसी सीआरपीसी में लिखा गया है कि दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी। भाई आईपीसी में क्या लिखा गया है कि किसी ने अपराध कर दिया, हत्या कर दी, तो आजीवन कारावास। सीआरपीसी में लिखा गया है कि आजीवन कारावास में अब क्या होता, पहले 90 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र तय करना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस कौन है, राज्य है। व्यक्ति पे चार्ज तो राज्य ही लगाता है। राज्य व्यक्ति पे चार्ज लगा देगा कि आपने ऐसा ऐसे काम किए, ये काम किया, और उसके बाद फिर चार्ज ही नहीं, वो एविडेंस भी देगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे में ये फोटो पाई गई, ये इनके साथ वेपन पाया गया, ये हथियार पाया गया। इसका मतलब है, और ये कानून संसद ने बना दिया।
भारत कानून है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, उसको ज़्यादा डिजिटल बना दिया गया, यानी थोड़ा सा टेक फ्रेंडली बना दिया गया। सवाल ये है, ये कानून एक तरफ और आर्टिकल 14, 19, 21 एक तरफ, अगर ये कानून इन फंडामेंटल राइट से टकरा जाए तो कौन जीतेगा? इसीलिए ये फंडामेंटल है। आप याद रखिएगा, हमारे देश में विधियां, ये जो 3 विधियों का नाम मैं बता रहा हूं, हमारे देश में संसद ने कम से कम 1000 विधियों का निर्माण कर रखा है। एक विधियां नहीं, 1000 विधियां। 1000 विधियां बड़ी होंगी या फंडामेंटल राइट? जितने विधि की कल्पना कर सकते हो, इन्वायरमेंटल एक्ट। और हकीकत की बात तो यह है कि आपके जीवन में हर जगह कोई न कोई अधिनियम है। आपके जीवन में आप बाहर निकले, कुत्ते की पूंछ मरोड़ दी, वो एनिमल्स राइट का उल्लंघन है, एनिमल्स एक्ट का उल्लंघन है। आप उसके बाहर निकले, आपने किसी पेड़ को तोड़ दिया, एनवायरमेंटल एक्ट का उल्लंघन है। आप बाहर गए, किसी घूर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा का उल्लंघन है। अब आपने बाइक ली और स्पीड चला दिया 120, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। आपके जीवन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो लॉ से घिरा हुआ नहीं है। ये बात अलग है कि लोग पढ़ते लिखते नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं मैं देख लूंगा, जान से मार दूंगा, धमकी देते हैं। ये अपराध है, कानूनन जुर्म है। बिला वजह किसी को आलतू फालतू मैसेज भेज दिया, ये कानूनन जुर्म है। लेकिन सवाल ये भी तो है, इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। इसलिए होता है लॉ, दूसरा होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, प्रशासन, क्राइम ब्रांच, इन कानूनों को लागू करती है। तो सवाल ये है, जो कानून को लागू करती है वो राज्य है, तो राज्य ने झूठ में ही किसी को फंसा दिया तो? इसलिए हिंदुस्तान में कोई भी विधि हो, उस सबसे बड़ी विधि, उससे बड़ी विधि क्या है? इसका मतलब है हमारे यहाँ विधियां इस प्रकार से है, दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई विधि हो जाए, चाहे वो पर्यावरण की, चाहे वो वोटिंग राइट की, चाहे वो कोई भी विधि हो जाए, उस सबसे बड़ी विधि का नाम क्या है? फंडामेंटल। ये विधियों में एवरेस्ट है, ये विधियों की विराट कोहली है। बात को समझिए, ये विधि है या खली है? इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। दूसरी तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो इससे टकराएगा वो मरेगा। अब इसमें कुछ टेक्निकल बातें हम देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बातें का मतलब टकराएगा तो पूरा मरेगा, आधा मरेगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। उस पर आने से पहले एक और भी आपको बता दें, हमारे यहाँ कई कानून आज भी हैं, ये तो भारतीय सरकार ने बदल दिया, संसद ने बदल दिया। हमारे यहाँ एक कानून है जो संसद ने बनाया, तो संसद तो हमारी 1950 के बाद आई है, ये संसदीय विधि है। हमारे यहाँ 1950 के बाद संसद ने कानून बनाए, लेकिन 1950 के संविधान लागू होने के पहले भी तो हमारे यहाँ लॉ था। जैसे संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, हमारे यहाँ तो संविधान पूर्व विधियां भी विद्यमान है। अब संविधान पूर्व विधि क्या है? 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, भाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 का है। उसके बाद आप देखोगे और क्या है, 1899 का पुलिस अधिनियम, पुलिस एक्ट। इसका मतलब एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये विधियां कौन सी हैं? पूर्व, यानी, और आप कह सकते हो कि बंदी गृह अधिनियम, प्रिजनर्स एक्ट। ये विधियां किसकी हैं? पूर्व संवैधानिक विधि। तो सवाल यह है, फंडामेंटल राइट उस विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या इस विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा?
दोनों विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट इन दोनों विधियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि हमारा संविधान भगवान को नहीं मानता। इसलिए अब बताइए, इस भूभाग पर फंडामेंटल राइट से बड़ा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आप याद रखिए, टेक्निकल पॉइंट बताने से पहले चैलेंज आपको बता दें। अब सवाल है, फंडामेंटल राइट की मांग ये है कि राज्य नीचे है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फंडामेंटल राइट के मार्ग में राज्य बाधा है या नहीं है? राज्य को हटा दें। एक ऑप्शन आपके पास है, राज्य को हटा दें। दूसरी बात, अब राज्य भी है, क्योंकि राज्य को न रखा जाए तो पता चला कि फंडामेंटल राइट तो राज्य के खिलाफ है, लेकिन कल के लिए हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो? अच्छा, फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ सुरक्षा देता है, पड़ोसी के खिलाफ? पड़ोसी के खिलाफ कम देता है। एक आध एग्जाम्पल है जो पड़ोसी खिलाफ भी देते हैं, लेकिन एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को पीट दिया तो क्या होगा? इसलिए बच्चों, राज्य होना चाहिए। राज्य कहा जाता है, बुराई तो है क्योंकि रेगुलेट करती है। इसलिए अब चैलेंज तब आता है, राज्य को भी रखना है और फंडामेंटल राइट को भी रखना है। दोनों में एक रखा जाए, दोनों रखा जाए, किसको प्राथमिकता दे? इसलिए मेरे बच्चों, यही संविधान माताओं के सामने समस्या थी। अब सवाल है कि राज्य हमें शक्तिशाली बनाना था। समस्या क्यों है? जब देश आज़ाद हुआ तो राज्य के लिए आपको बताएं खतरे क्या थे। नागालैंड के लोग कह रहे थे हम अलग होंगे। देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज भी तो मणिपुर में आपने देखा, मणिपुर में क्या हुआ? कश्मीर में इतने बल प्रयोग करने पड़े। यही चैलेंज संविधान माताओं के सामने था। राज्य शक्तिशाली होगा तो फंडामेंटल राइट नीचे जाएगा। फंडामेंटल राइट इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि राज्य की एकता भी खंडन हो जाए। इसलिए फंडामेंटल राइट इंग्लैंड अमेरिका जैसा दिया जाए या कुछ चेंज किया जाए? आगे लिख लीजिए, यही चैलेंज आता है। आगे लिख लीजिए। अभी हम आपको आर्टिकल 13, 12 पर आ जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ये थोड़ा चेंज कर लीजिए। भारत में संविधान निर्माताओं के सामने यह चुनौती विद्यमान थी कि एक और राज्य की राज्य की संप्रभुता एकता अखंडता बनाए रखने की चुनौती विद्यमान थी। एक और राज्य की संप्रभुता एकता अखंडता बनाए रखने की चुनौती विद्यमान थी। तो दूसरी ओर नागरिकों को अधिकार भी देना आवश्यक था। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन अपनाया गया। नागरिकों को अधिकार भी देना आवश्यक था क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन अपनाया गया। राज्य की शक्ति, अगला पॉइंट, राज्य की शक्ति और
और नागरिकों के अधिकारों के बीच राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच समन्वय, राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भाग 3 के मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। भाग 3 के मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। और आप स्पेस देके लिखो, लाइन लाइन में अंतर करो। कैसे लिख रहे हो यार? लाइन लाइन में अंतर करो, शब्दों में स्पेस रखो। बूढ़ा आदमी पढ़ेगा कॉपी? छोड़ो छोड़ो, मैंने क्या सीखा? अगला पॉइंट, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने, आगे लिख लीजिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए संविधान के द्वारा अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए संविधान के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है। अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निरपेक्ष अंडरलाइन एब्सोल्यूट निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत के संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्ष हैं। निरपेक्ष नहीं अपितु सापेक्ष हैं। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी अमेरिकी फंडामेंटल राइट की बात आती है, हमारे यहाँ की बात आती है, बड़ा चैलेंज आ गया। इसलिए एक बार बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया था, हमारे संविधान निर्माता एक हाथ से मूल अधिकार देते हैं, दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। अभी देखने में आपको बड़ी विरोधाभासी बात लगेगी, लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। यानी एक अधिकार होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब है, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। मैं कुछ भी बोलूं, प्रधानमंत्री के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, सांसदों के बारे में, कुछ भी समाज के खिलाफ बोलूं, धर्म के खिलाफ बोलूं, मुझे एब्सोल्यूट लिबर्टी होनी चाहिए। ये निरपेक्ष है। हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। अगर मैं आजकल के लिए, मैं अगर मान लो मैं आप क्लास में बोल रहा हूँ, ये आज़ादी तो में है, क्लास बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा मन सटक गया और मैंने जैसे चंचोड़ खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो आप समझ लो मैं खोपचम ले लिया जाऊंगा। यानी मेरी आज़ादी सीमित है, सापेक्ष है। किसके? न्यायपालिका की अवमानना के। मेरी आज़ादी सापेक्ष है देशद्रोह से। मेरी आज़ादी सापेक्ष है संप्रभुता से। मेरी आज़ादी सापेक्ष है नैतिकता से, मर्यादा से। पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया है। इसीलिए
अमेरिका में आप देखो, कुछ भी बोलो तो आप पूछोगे कि अमेरिका में कुछ भी बोले इसका मतलब है कोई ऐसे दंगा भड़का देगा, कोई कुछ भी बोले? नहीं, तो पुलिस तो व्यवहारिक रूप में कुछ कंट्रोल करती है, संविधान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अगर आज़ादी का मतलब हमने कह दिया कि व्यक्ति खुला पैदा हुआ है, पैदाइशी है, तर आज़ादी पे प्रतिबंध होना एक थोड़ी सी अजबजी सी बात लगती है। आज़ादी पर प्रतिबंध लगाएगा कौन? राज्य। ये आज़ादी पर प्रतिबंध है, राज्य की शक्ति को बढ़ाना है, यही दुविधा है। यही हमारे सामने बार बार चैलेंज आता रहता है कि हमारे यहाँ अब, लेकिन दुविधा ये भी है कि बच्चों हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन है कि अमेरिका जैसी कंडीशन तो हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन पहले ये बताइए, निरपेक्ष अधिकार और सापेक्ष अधिकार, ये अंतर स्पष्ट है। निरपेक्ष अधिकार का मतलब है किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय मुझे बोलने का अधिकार है। अमेरिका में कोई धर्म के खिलाफ बोल दे, कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ मुकदमा चल जाएगा। आपको आरोप लगे धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, लो गए। दूसरी बात है, अमेरिका में कोई कुछ भी पहन कर आ जाए। अगर मैं अमेरिका में होता तो कई बार मैं ऐसे कपड़े पहन के आता जब कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बच्चे भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी ऐसे कपड़े, सब बराबर। हमारे यहाँ अश्लीलता का मामला चल जाएगा। उर्फी जावेद के ऊपर कई जगह मुकदमा दर्ज है, मैंने उसका बहुत समर्थन किया उस समय। अरे मेरे दोस्तों, आजादी ऐसे विलक्षण लोगों के लिए है, आजादी मशीन के लिए थोड़ा ही है। बापू ने जो कहा वो मान लिया, समाज ने जो कहा वो मान लिया, धर्म ने कहा जो वो मान लिया। अरे मेरे बच्चों, यही तो हमारी आजादी के दुश्मन है। आगे आपको बता देंगे। आप कहोगे सर ये बताओ, आजादी के दुश्मन राज्य है या समाज? दोनों है। राज्य बड़ा है कि समाज के पास पावर नहीं होती, समाज से तो हम डरते हैं। अगर मान लो पश्चिमी यूपी समाज हमें भगा रहा है तो हम आगे दिल्ली बस जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। खाप पंचायत ने कह दिया भाग जाओ, तुमने अंतरजातीय विवाह किया, मैं दिल्ली आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस के हाथ से दिल्ली, गोवा नहीं, इंग्लैंड भी चले जाओ तो भी नहीं बच सकते। ये कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, यही दुविधा संविधान निर्माताओं के समय थी, यही दुविधा आज भी है। हम अमेरिका जैसा निरपेक्ष अधिकार देने कंडीशन में नहीं थे, हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं थी। क्यों? अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या है भाई, वहाँ औद्योगिक समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग आर्थिक परिस्थितियां समान है। और अमेरिका में कोई ऐसा खतरा है क्या कि अलगाववाद, माओवाद? अरे मेरे बच्चों, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो आज़ादी का प्रयोग करके देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो अब बताओ, इन लोगों को रिस्ट्रेन किया जाए। लेकिन सवाल ये है, अब आज़ादी को रोका जाएगा संप्रभुता के नाम पर, लेकिन संप्रभुता के नाम पर आज़ादी को रोका जाएगा, इसकी सीमा कहाँ खींची जाएगी? विपक्षी दलों को भी खोपचे में लिया जा सकता है संप्रभुता के नाम पर, यही राज्य की शक्ति है। अब बताओ, राज्य उस आदमी की आज़ादी सीमित करे जो संप्रभुता खिलाफ बोल रहा है, या राज्य उस व्यक्ति की आज़ादी सीमित करे जो सरकार खिलाफ बोल रहा है? संविधान सरकार खिलाफ बोलने से मना करता है, संप्रभुता खिलाफ। लेकिन ये विभाजक रेखा मिट जाती है। संविधान सरकार खिलाफ बोलने की आज़ादी देता है, तिरंगे खिलाफ नहीं। अब ये नहीं कि अच्छा बोलने की आज़ादी में संविधान जला देंगे, ये नहीं होगा। तिरंगा जला देंगे, ये नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का झंडा जला ही सकता हूं मैं ना, कांग्रेस का झंडा जब मर्जी होगा। सरकार की आलोचना करना अधिकार है, विद्रोह करना नहीं। विद्रोह करना फंडामेंटल राइट नहीं है। दोनों के बीच कई बार फासला थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये फंडामेंटल राइट का चैलेंज हमारे यहाँ है। लेकिन अब कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आपको बता दूं, कुछ फैक्चुअल बातें आगे लिख लीजिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए। राज्य का स्वरूप और मूल अधिकार। यहाँ तक जो बात मैंने बताई, आपको बात कहीं दुविधा तो नहीं हुई समझने में? तो जो बात अगर शब्द कोई समस्या हो तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। हेडिंग है राज्य का, क्या लिखा आपने? मूल अधिकार और
राज्य का स्वरूप। मूल अधिकार और राज्य का स्वरूप। भाग तीन के मूल अधिकार की शुरुआत भाग 3 के मूल अधिकार की शुरुआत राज्य से आरंभ होती है, ब्रैकेट में आर्टिकल 12। भाग 3 के मूल अधिकार की शुरुआत राज्य से आरंभ होती है, ब्रैकेट में आर्टिकल 12, जिसके अनुसार अब आप देखिए कहाँ पीटी में ध्यान से पढ़ना होता है, कहाँ पीटी में गलतियां होती है। बड़ी बेसिक बात एग्जाम में पूछता है। वो आर्टिकल 12 पे जाएगा, मुझे इसमें यकीन है, लेकिन पूछे क्या मान लो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में क्या शामिल है। मैंने राज्य में क्या शामिल बताया था? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये सैद्धांतिक व्यवहारिक बात है, संविधान में नहीं लिखा गया है। तो जब क्वेश्चन की टाइटल ये हो जाए कि भारतीय संविधान में राज्य का मतलब क्या है, तो उत्तर आपका बदल जाएगा। इतनी बात बारीक तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। संविधान कुछ और होता है, प्रैक्टिस कुछ और होती है। इसलिए जब टाइटल लिखता है, जब संविधान का नाम न ले तो उत्तर व्यवहारिक दीजिए। जब एग्जामिनर कह रहा है कि संविधान के हिसाब से क्या है, तब जवाब को वही देना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे अंतर्राज्यीय परिषदों के मामले में ज़्यादातर बच्चों ने सवाल गलत किया था। उसमें लिखा है 2002 की विधि के अनुसार क्या किया गया है। उसमें तो गृहमंत्री थोड़े है, लॉ में गृहमंत्री का नाम ही नहीं है। लॉ में कहा गया राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो कभी असम के राज्यपाल करता था, आज वो गृहमंत्री कर रहा है। कितना बारीक सा फासला है उसमें। लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? जिसके अनुसार राज्य के दायरे में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया है। जिसके अनुसार राज्य के दायरे में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया है। पहला पॉइंट, संघ सरकार। पहला पॉइंट, संघ सरकार की संसद और कार्यपालिका। संघ सरकार की संसद और कार्यपालिका। अच्छा, अब तो आपको स्पष्ट है कि संसद में क्या है, कार्यपालिका में क्या है। दूसरा पॉइंट, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधानमंडल। राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधानमंडल। राज्य सरकार की कार्यपालिका विधानमंडल। तीसरा पॉइंट, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन और चौथा पॉइंट, स्थानीय शासन और चौथा पॉइंट, अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी, अदर अथॉरिटीज, अन्य पदाधिकारी। अगले पैराग्राफ से, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय का है।
संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। और उच्चतम न्यायालय ने अन्य पदाधिकारी की व्याख्या करते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने अन्य पदाधिकारी की व्याख्या करते हुए कहा कि कोई भी संस्था राज्य का भाग या एजेंसी मानी जाएगी। कोई भी संस्था राज्य का भाग या एजेंसी मानी जाएगी। कोई भी संस्था या एजेंसी राज्य का भाग मानी जाएगी यदि, पॉइंट नंबर 1, संस्था का निर्माण राज्य की विधि के अनुसार हुआ हो। यदि संस्था का निर्माण राज्य की विधि के अनुसार हुआ हो। राज्य की विधि के अनुसार हुआ हो। पदाधिकारियों, दूसरा पॉइंट, पदाधिकारियों को राज्य के द्वारा वेतन भत्ता दिया जाता हो। पदाधिकारियों को राज्य के द्वारा वेतन भत्ता दिया जाता हो। पदाधिकारियों को राज्य के द्वारा वेतन भत्ता दिया जाता हो। अंतिम पॉइंट, और कोई संस्था सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संचालित हो। कोई संस्था सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संचालित हो। अब बात को बस सीधे से व्यवहारिक एग्जाम्पल देख लीजिए। बीसीसीआई राज्य है या नहीं है? अब इसको अप्लाई करके ले, बीसीसीआई राज्य है भाई। बीसीसीआई की स्थापना किसी लॉ से हुई है। अभी बीसीसीआई ने क्रिकेट खिलाड़ियों को लगभग 8 करोड़ रुपए के खिलाड़ियों को 8 करोड़ रुपए दिया, तो संघ सरकार ने दिया। इसलिए एम्स, अब देखिए संविधान में अदर अथॉरिटीज लेके संविधान निर्माताओं ने अपना काम कर लिया। और अगर देखा जाए एम्स राज्य के दायरे में आएगा नहीं आएगा? आएगा भाई। एम्स क्यों आएगा? राज्य की विधि से है, वहाँ के अधिकारियों को पेमेंट राज्य देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य में आएगा, बीसीसीआई राज्य के दायरे में नहीं आएगी। इसका मतलब है क्योंकि मूल अधिकार सामान्यतः व्यक्ति के खिलाफ नहीं मिलते, इसलिए हमने ये बात कह दी उच्चतम न्यायालय ने। भाई अदर अथॉरिटीज, बाकी सब चीज़ें बता दी गई कि ये राज्य के दायरे में आएगा। अदर अथॉरिटीज की परिभाषा उच्चतम न्यायालय ने की, बार बार मुद्दा है उसके सामने, तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट पर्पज के लिए चल रही हैं, जो किसी लॉ से नहीं बनी है, जिनका पर्पज सार्वजनिक नहीं है, जिनके वेतन भत्ते, इन्हें कर्मचारियों के वेतन भत्ते राज्य नहीं दे रहा है, वह राज्य के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन आप जानते हैं विवाद तो होना स्वाभाविक है। कई बार कई संस्थाएं ऐसी है विवाद हो जाता है कि राज्य के दायरे में आएंगे नहीं आएंगे। सवाल ये नहीं कि राज्य के दायरे में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो चीज़ें क्लियर कट हैं। अब जो करंट अफेयर की बात करें, एयर इंडिया राज्य के दायरे में आएगी या नहीं आएगी? केजीएस, अरे मेरे बच्चों, केजीएस का राज्य के साथ क्या संबंध है?
अरे एयर इंडिया एक समय राज्य के हाथ में थी, अब किसके हाथ में है? टाटा के हाथ में है। इस समय राज्य के हाथ में नहीं है। इसलिए बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन लफड़ा तब उत्पन्न हो गया। पहले था कि भाई जो राज्य होगा, जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, उनके बीच एक डिवीजन था। आजकल मामला चेंज हो गया है। पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट। आजकल बड़े दो क्या जमाना आ गया बच्चों, आजकल रीमिक्सिंग का जमाना हर जगह है। अब सवाल है कि लता मंगेशकर के गाने को अगर नेहा कक्कड़ गाएंगे तो कैसे गाएंगे? लता मंगेशकर गाने में कुछ बचेगा नहीं। आजकल रीमिक्सिंग का जमाना है। पहले जमाने का सॉन्ग अब सुनिए, ओ माय गॉड, क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड थे। सॉन्ग सुनते सुनते रात में अगर आप सुने तो एकदम आराम से नींद आ जाएगी। आजकल ऐसे हिमेश रेशमिया जब से आए, ये बिला वजह दिल की धड़कन बढ़ा देता है। अरे आराम से गाओ भाई, इतना भी हड़बड़ी एक बार आजा आजा आजा, ऐसे आराम से गाओ एक बार। अरे मेरे, ओ माय गॉड, अरे मेरे बच्चों, अब यही लफड़ा है यार, रिमिक्सिंग का जमाना आ गया। एक बैग में कहीं शॉप पे गया कोई कपड़ा उपड़ा लेने, तो हमने कहा कितने दिन चलेगा? उनका सर फैशन का दौर है, गारंटी की अपेक्षा मत करिए। हमने कहा कॉटन है, टेरिकॉट है, उनका सब मिक्सचर है। हमने कहा ओ माय गॉड, यानी आईआरसीटीसी क्या है? आईआरसीटीसी क्या है? कमाल की बात है, आजकल रेलवे की आधी चीजें प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और रेलवे राज्य है। और कई विश्वविद्यालयों में तो ऐसे ऐसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुल गए हैं। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो गया है कि भैया यूनिवर्सिटी अपना पैसा जुगाड़ करे, इस कोर्स को चलाए, सरकार नहीं देगी पैसा। इसीलिए यानी सरकार का निजी क्षेत्र के साथ जुड़ जाना। एक बात याद रखिए, सरकार पब्लिक भलाई, सरकार का मतलब है जो सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी, पब्लिक भलाई के लिए काम करेगी। अब सवाल ये है, तो सरकार को निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहिए, अलग रहना चाहिए? और इसीलिए बार बार आरोप लगता है अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। अरे दोस्तों, समस्या देखो, जमाना बदल गया है। जमाना बदल जाएगा, बदलोगे या नहीं बदलोगे? अरे मेरे बच्चों, आज का जमाना, 1950 में हमारा संविधान लिखा जा रहा था, राज कपूर की फिल्में थी, और जब राज कपूर हीरो हीरोइन के बीच कोई फासला होता था, तुरंत कैमरा आसमान में जाता था। आसमान में जाता था, दो चिड़िया ऊपर दिखती थी, लोग समझ जाते थे नीचे क्या हो रहा है। ओ अरे मेरे बच्चों, उसके बाद हिमेश रेशमिया का जमाना आया। नहीं, वो अरे कौन, इमरान हाशमी। ओ माय गॉड, जमाना बदला कि नहीं बदला? तो अब यार, आप जमाना बदल गया तो कहोगे राज्य किसके साथ मिल गया? प्राइवेट के साथ। सवाल है, राज्य प्राइवेट के साथ मिल रहा है तो अपना काम कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? फंडामेंटल राइट कब मिलेंगे? जब राज्य अपना दायरा बढ़ा दे या कम कर दे? क्या कर दे? यही चैलेंज है। इतना आसान उत्तर नहीं है। आगे लिख लीजिए, अगले पर क्या लिखा आपने? हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, लेकिन केवल ग्रांट देने से कोई राज्य नहीं बन जाएगा। ग्रांट देने से कोई राज्य नहीं बन जाएगा। आगे लिख लीजिएगा, उदारीकरण के बाद राज्य और निजी क्षेत्रों के बीच राज्य और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग हो रहा है। ब्रैकेट में पीपीपी, राज्य और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग हो रहा है, ब्रैकेट में पीपीपी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा
इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे निजी क्षेत्र जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें राज्य के दायरे में शामिल किया जा सकता है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें राज्य के दायरे में शामिल किया जा सकता है। अगला पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया, टाटा अगर कार बेच रहा है तो राज्य के दायरे में नहीं है, लेकिन टाटा अगर पावर सप्लाई कर रहा है और बिजली देना, ये राज्य का ही काम था। अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है तो वहां वो राज्य के दायरे में आ जाएगा। अगला पॉइंट, वर्तमान दौर में राज्य के दायरे या राज्य के कार्य कम हो रहे हैं। राज्य के दायरे या कार्य कम हो रहे हैं, जैसे एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब एयर इंडिया में आरक्षण लागू नहीं हो सकता। अब एयर इंडिया में आरक्षण लागू नहीं हो सकता, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य के कार्य कम होने से मूल अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य के कार्य कम होने से मूल अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु दूसरी ओर राज्य के कार्य बढ़ने से भी मूल अधिकारों के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। राज्य के कार्य बढ़ने से भी मूल अधिकारों के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। इसलिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसलिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। आधार कार्ड की अनिवार्यता को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। कई जगह आप देखेंगे आधार कार्ड, इसका मतलब अगर आधार कार्ड अनिवार्य हो जाता तो दुनिया में हम कहीं भी जाते तो सरकार को पता होता कौन कहाँ जा रहा है, तो लोगों ने कहा हमारी निजता का उल्लंघन होगा। राज्य के कार्य बढ़ने का मतलब है कि राज्य हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देगा,
तो पार्क में भी लगा देगा तो हम बैठेंगे कहाँ? कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, मैं मेट्रो में गया, किसी के साथ बैठा था, कैमरा देख रहा था मैं, अब बताइए गड़बड़ी कि नहीं है? अरे भाई कुछ जगह तो हमें अकेले छोड़ दो, राज्य छोड़ता ही नहीं। इसलिए कई बार आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, कई बार माता पिता की भूमिका ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है तो बच्चे का विकास कम हो पाता है, क्योंकि उसको आगे छोड़ना ही, उसका हर जगह पकड़े रहेंगे। इसलिए राज्य की भूमिका अगर ज्यादा हो जाती है तो उद्यमियों को नुकसान होता है। नारायण मूर्ति ने कहा कि मुझे भारत में कंपनी लगाने के लिए मैंने जूते घिस दिए। इसलिए राज्य की भूमिका कई जगह कम होती है तो भी चैलेंज है, ज्यादा होती है तो भी चैलेंज है। तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अंतिम बात, अगला, निजी संस्थाएं जैसे बीसीसीआई, निजी संस्थाएं जैसे बीसीसीआई राज्य के दायरे में नहीं है। राज्य के दायरे में नहीं है। न्यायालय के संबंध में, न्यायालय के संबंध में यह विवाद है, न्यायालय के संबंध में विवाद है कि वह अनुच्छेद 12 के दायरे में राज्य है अथवा नहीं है। न्यायालय के संबंध में विवाद है कि अनुच्छेद 12 के दायरे में वह राज्य है अथवा नहीं है। कि राज्य है अथवा नहीं है। अब आप देखिए क्यों? क्योंकि न्यायालय तो मूल अधिकार की रक्षा करता है। तो जब न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा करता है तो वो राज्य के खिलाफ मूल अधिकार मिलता है। अब न्यायालय तो मूल अधिकार की रक्षा करता है और राज्य के दायरे में कैसे आ जाएगा? लेकिन आप याद रखिएगा, न्यायालय के मामले में बड़े विवाद के विषय आ जाते हैं। न्यायालय के कुछ मामला राज्य के दायरे में आता है। अब जैसे न्यायालयों का, न्यायाधीशों का प्रमोशन, अपॉइंटमेंट प्रशासनिक काम है। न्यायपालिका अगर कोई प्रशासनिक काम करती है तब तो वो राज्य के दायरे में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई न्यायिक काम करती है तो वो राज्य के दायरे में नहीं आएगा। और हमेशा याद रखिए, विवादास्पद सवाल एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते। जिनका एक उत्तर न्यायालय के ही पास नहीं है तो एग्जामिनर के पास कहाँ होगा? क्योंकि याद रखिए, एग्जामिनर क्वेश्चन दे के उत्तर भी देना पड़ता है, और अगर उसका उत्तर गड़बड़ा गया तो अगली बार उसके नाम को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। भाई उसने विवाद पढ़ा, फालतू पैदा किया, मामला उच्चतम न्यायालय तक जाएगा। यही बात इतनी सी है। आर्टिकल 12 के बारे में हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। मूल अधिकारों की विधि से प्राथमिकता, मूल अधिकारों की विधि से प्राथमिकता। मूल अधिकारों की विधि से प्राथमिकता, पहला पॉइंट। मूल अधिकार संसद के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से, मूल अधिकार संसद के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिक हैं। और यदि मूल अधिकार और संसदीय विधि के बीच यदि मूल अधिकार और संसदीय विधि के बीच कोई भी टकराव होता है, मूल अधिकार और संसदीय विधि के बीच कोई टकराव होता है, तो संसदीय विधि को न्यायालय ध्वस्त कर देगा।
संसदीय विधि को न्यायालय ध्वस्त कर देगा। लेकिन अब एक इस पे बड़ा विवाद का विषय है। अब जब विधि ध्वस्त कर देगा तो भाई विधि का मतलब क्या होता है? विधि के तमाम प्रावधान है, 50 आर्टिकल, 50 सेक्शन है, 60 सेक्शन है, तो किस सेक्शन को ध्वस्त करेगा? अगर मान लो कोई विधि बनाई हमने, विधि का मतलब कैसा स्वरूप होता है? जैसे आपका कॉपी है वैसा लॉ होता है, 100 सेक्शन, 200 सेक्शन होते हैं। अभी अब जरा आईपीसी में तो लगभग 450 सेक्शन है। तो सवाल है कि आईपीसी का कोई सेक्शन फंडामेंटल राइट से टकराया तो वो सेक्शन जाएगा या पूरी आईपीसी जाएगी? इसको बता देंगे, लेकिन कल। आज के लिए इतना ही।